हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारता डायमेंशन। मेरा नाम जीजी सिंह है, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो आज का सेशन जो मेरा लास्ट का सेशन था उसमें मैंने बोला था कि आज के सेशन के बारे में कि आज मैं प्रीएम्बल कवर करूँगा, आज मैं प्रीएम्बल डिस्कस करूँगा। लेकिन आज प्रीएम्बल डिस्कस ना करके मैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत सर में, वो सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज मैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करूंगा। हाँ, एक चीज़, मेरा सेशन जब आप शुरू करें तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि सेशन शुरू होने से पहले अपने पास एक नोटबुक, पेन और ये जो 6th एडिशन एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है वो अपने पास जरूर रख लें। और ये जो बुक है, ये बुक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों, स्टेट या सेंट्रल सिविल सर्विस दोनों ही एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आप ये समझ लें कि आपके लिए ये गीता या तो बाइबल या गीता, आप इसको बिल्कुल वैसे ही आप इसको पढ़ें और पूरी तरह से इस बुक को गो थ्रू हो, बहुत अच्छे से गो थ्रू हो। और इसकी जो टर्म्स है इसको जहाँ तक अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जितने भी उनके पॉइंट्स हैं उनको बहुत डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कवर करूँ, ताकि आप जब उस बुक को गो थ्रू हो तो आपको समझने में उस बुक को प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। और ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, अगर यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो पहला फीचर है वो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो रिटेन वर्सेस अनरिटेन। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, हमारा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर ये बोला जाता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, यूके में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन ये है कि अगर यूके में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों कहते हैं? उसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक नॉर्मल एक्ट की तरह है, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। अगर यूके की एग्जाम्पल है तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, उसे अमेंड करने के लिए, रिपील करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे कोई एज सच कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की जुडिशरी के लिए एक अलग एक्ट है, उसको एक्ट बोला जाता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इसकी वजह से हम उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुई है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, वो सारा चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व कर लिया गया है। उसको अमेंड करना इतना आसान नहीं है, वो एक्ट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये डिफरेंस होता है रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना वास्ट और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर और लेस और ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो अडॉप्ट हुआ है वो द एक्ट 1935। जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करा रहे थे तो ये इस एक्ट को हमने डिस्कस किया था। तो उस एक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 321 सेक्शंस थे। अब जब हम उससे अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उससे वो तो हम प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करेंगे, उसके अलावे भी हम दूसरे प्रोविजंस भी हमने अडॉप्ट किए हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ की अच्छी चीज़ें हैं, जो सिस्टम है वो भी हमने अडॉप्ट किया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा लंबा हो गया। दूसरी चीज़ है ये तो 1935 की जो एक्ट है ये तो एक पहला रीजन है। जो दूसरा रीजन है वो है डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, हमारे कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक स्पेशल पार्ट ही है जो कि लैंग्वेज के लिए है, पार्ट 17, जिसमें अब अगर ये दूसरी कंट्रीज में ऐसा कोई लैंग्वेज के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट या कोई चैप्टर नहीं दिया जाता, क्योंकि नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में सिंगल लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे यहाँ जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, और उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हिंदी की क्या इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए पूरी डिटेल्स एक हमने पार्ट ही हमने ऐड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 स्केड्यूल ऐड किया गया है, 5, 6। उसके अलावा फिर जो अदर क्लासेस के लिए भी एक अलग से पार्ट ऐड किया गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि ये डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ वेराइटीज़ इतनी है कि उसको, उन सब वेराइटीज़ को कवर करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा लेंदी हो गया। और दूसरी चीज़ है कि तीसरी चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अमेरिकन यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कंपेयर करें तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंटर की होती है वो सेपरेट अलग होती है, और जो स्टेट की होती है वहाँ पे 50 स्टेट्स है, तो सारे स्टेट्स के लिए उनके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने स्टेट और सेंटर दोनों को ही इंक्लूड एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया है, तो जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा लेंदी हो गया। तो ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा और लेंदी हो गया। जो सेकंड फीचर्स हैं, ये तो फर्स्ट फीचर्स थे, ये तो पहला फीचर है। इसके बाद जो सेकंड फीचर है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया है। इसके जो हमारे बहुत सोर्सेज जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज है वो अलग अलग सोर्सेज से हमने एडॉप्ट किया हुआ। पहला सोर्स तो ऑफ कोर्स 1935 एक्ट वो पहला सोर्स है, लेकिन उसके अलावे भी हमने अलग अलग कंट्रीज़ के जो मोस्टली हमने जो सबसे ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करी है वो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से और यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया। यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने चीज़ें अडॉप्ट किया उसका तो एक रीज़न है, क्योंकि वो हमारे यहाँ रूल कर रहे थे और हम उस चीज़ के फैमिलियर थे। तो फैमिलियरिटी की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों को हमारे यहाँ पहले से एग्जिस्टेंस में थी थ्रू दिस एक्ट 1935 वाली एक्ट में, और हम उस जो वहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, तो कहीं ना कहीं हमारा उसकी तरफ लगाव था कनेक्शन की वजह से। लेकिन फिर भी हमने यूएस से बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया। एक्चुअली यूएस से बहुत सारी चीज़ों के अडॉप्ट करने के पीछे कारण क्या था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो 2 विचार चल रही थी असेंबली में। एक
एक तो डिस्कशन चल रही थी इस बात पे कि जो हमारा एग्जिस्टेंस में है उस समय जो थी, जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ हम इस्टेब्लिशमेंट यहाँ दी थी और या ब्रिटेन में थी, या तो हम उसको एडॉप्ट कर ले, नहीं तो हम यूएस जो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको एडॉप्ट कर ले। तो काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद पूरी जो असेंबली है वो ये कंक्लूजन पे पहुंची कि हम कुछ अच्छी बातें यहाँ से यूके से ले ले और कुछ अच्छी बातें हम यूएस से ले ले। तो दोनों का मिक्सचर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। इसके लिए कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो हमने 1935 से अडॉप्ट कर लिया, कुछ हमने इस कंट्री से अडॉप्ट कर लिया, कुछ हमने इस कंट्री से अडॉप्ट कर लिया। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने बड़ी क्लियरली एक चीज़ को बोला और हमें इस चीज़ को माननी पड़ेगी कि हम जो भी सीखते हैं या जानते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से सीखते हैं और उस चीज़ को हम ऐड ऑन करके कुछ उसमें चेंजेस करके हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आयरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो फिर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है, या दुनिया की और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसा नहीं है कि उसके सारे प्रोविजंस उन्होंने कोई इन्वेंट किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं से वो सीखते हैं, वहाँ की एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं और उसके बाद उस चीज़ को वो अडॉप्ट करते हैं। उसमें जो उनके कंट्री के लिए सूटेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ही एप्लीकेबल नहीं होता, हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं और फिर हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उसके बेस पे हमने उसमें कुछ ऐड किया, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उस चीज़ को पढ़ेगी और उसमें अकॉर्डिंगली वो फिर उसमें चेंजेस करेंगे। तो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ग्रो करती है। अगर हवाई जहाज़ जब बना था तो ऐसा नहीं था कि आज की जो हवाई जहाज़ है वैसी उस समय की हवाई जहाज़ थी। तो आज की हवाई जहाज़ बिल्कुल डिफरेंट है और आने वाले समय में भी जो हवाई जहाज़ प्लेन होएगी वो डिफरेंट होएगी। तो एडिशन चलता रहता है। तो ये कहना मेरे अनुसार सही नहीं है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगा है। अंबेडकर साहब ही वॉज द जीनियस पर्सन, जिन्होंने की सारी कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया की सारी कॉन्स्टिट्यूशन उसको रेंसेक किया, उसको पढ़ा, अंडरस्टैंड किया। हम तो अगर आप खुद से कंपेयर करें तो हमें तो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पढ़ी नहीं जाती है और दूसरे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और फिर उसको अपने अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो उनकी काफ़ी उन्होंने मेहनत किया और पूरी असेंबली इस चीज़ में डिस्कशन में बहुत मेहनत करी और तब जाके हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ है। तो सैल्यूट करते हैं हमारे जितने भी फाउंडिंग फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और स्पेशली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने इतनी अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत की वजह से इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को दिया। पाकिस्तान में अभी तक, हमारे साथ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, वहाँ पे अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी हुई है अंबेडकर साहब की, आज तक वो कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू होएगी। उसमें अमेंडमेंट्स तो होते रहेंगे और उसमें चेंजेस होते रहेंगे। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने यूएस से जो चीज़ें हमने अडॉप्ट किया यूएस से, तो सबसे पहले तो प्रीएम्बल, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रीएम्बल हमने यूएस से एक्सेप्ट किया। फंडामेंटल राइट भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने चीज़ अडॉप्ट की उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो है
पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं मोर और लेस सिमिलर होते हैं, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के होते हैं। और सेम चीज़ें वहाँ भी है। वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो जो वहाँ की अपर हाउस होती है उसका वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। कुछ चीज़ें डिफरेंट है वहाँ से, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो हमने वहाँ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें हमने अडॉप्ट करी है। अब हमने एक और चीज़ जो यूएस से हमने अडॉप्ट करी है वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसके लिए एक मैं सेपरेट सेशन लूँगा जुडिशियल रिव्यू के लिए। हमारा जुडिशरी अभी आने वाले समय में और अभी के समय में काफ़ी पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया और आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब ये जुडिशियल रिव्यू हम सेपरेट सेशन जब लेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो भी हमने यूके से अडॉप्ट किया है। फिर दूसरी कंट्री है यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। हमारी जो कैबिनेट सिस्टम है, हमारी जो मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वो भी हमने यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है वो है वहाँ की जो लोकसभा, हमारे यहाँ जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, वो हमने यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। लेकिन एक जो मैं डिफरेंस बताता हूँ कि हमारे जो स्पीकर साहब होते हैं और वहाँ के स्पीकर साहब, पावर तो मोर लेस सेम सी होती है, लेकिन वहाँ जो यूके का स्पीकर होता है वो वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, मतलब जो एक बार स्पीकर बन गया वो हमेशा ही स्पीकर बनेगा। तो आप बोलेंगे कैसे भाई, हो सकता है इलेक्शन में अगर वो कंटेस्ट किया और हार गया तो फिर वो स्पीकर कैसे बन पाएगा। तो वहाँ पे जो स्पीकर साहब जिस सीट से लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, उस सीट से कोई भी पार्टी का कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं करता है, तो स्पीकर साहब निर्विरोध जीत जाते हैं। ये वहाँ की आप कन्वेंशन कह लीजिए या वहाँ की जो सिस्टम है वो, वहाँ पे स्पीकर एक बारी जो बन गया वो हमेशा ही स्पीकर होता है। ये चीज़ें इसलिए बनाई गई है ताकि जो स्पीकर है वो उसमें पार्शियलिटी नहीं है, वो पार्टी लाइन पे जाके जो हाउस में कुछ ऐसा डिसीजन ना ले। इंडिया में ऐसा नहीं है। जो स्पीकर होते हैं वो पार्टी लाइन पे इंडिपेंडेंट हो रहने की पूरी कोशिश करते हैं और उनका जो पोस्ट है काफ़ी ही रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। तो ये उनको हिदायत दी जाती है और उन्हें भी, स्पीकर साहब को भी ये समझ रहता है कि हमें पार्शियल रहना है और पार्टी लाइन पे कुछ भी ऐसी चीज़ें हम ना बोलें, ना कुछ हम डिस्कशन करें हाउस में। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए इंग्लैंड में, वहाँ यूके में ये सिस्टम है। अब जो थर्ड फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉल करता है इन बिटवीन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और यूके कॉन्स्टिट्यूशन।
क्योंकि जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे अमेंडमेंट सोच लीजिए कि मोर देन 300 ईयर्स हो गए हैं और अभी तक 17 अमेंडमेंट्स हुए हैं बस। तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही रिजिड है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट्स है उनके पास काफ़ी पावर है उस चीज़ को अमेंड करने के लिए, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर अमेंडमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन हमारा, और वही दूसरी तरफ अगर आप यूके की कॉन्स्टिट्यूशन देख ले तो वो उसको अमेंडमेंट करना सबसे आसान है, बिल्कुल फ्लैक्सिबल है। नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ जो प्रोविजंस है वो तो अमेंड हो जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जो कि जिसे अमेंड करने के लिए, अमेंडमेंट कौन सी आर्टिकल्स में होती है? 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप इसको याद रखें। ये बहुत बारी यूज़ करेंगे पूरे सारे सेशन में, कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट जहाँ भी आएगा तो 368 आप जरूर याद रखें। तो कुछ प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं, कुछ प्रोविजंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी के अलावे उसे 50% स्टेट में, आधे स्टेट से रेटिफाई कराना कंपलसरी होता है, तब जाके वो प्रोविजन अमेंड हो पाते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल है लाइक यूके की कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन बिटवीन फॉल करता है। जो इसका नेक्स्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फेडरलिज्म। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। अब आप ये बोलेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, या जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये वर्ड कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं नहीं लिखा है तो हम किस बेसिस पे कहते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है? अब एक्चुअली अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहां पे फेडरल कोर्ट्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट कोर्ट्स होती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे फेडरल टर्म, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल टर्म यूज किया गया है, वहां पे फेडरेशन बनाई गई है। लेकिन हमारे यहाँ ना फेडरेशन बनाई गई है और ना ही, हाँ, ये जो हमारा एक्ट था 1935 में, वहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई थी, वो फेडरेशन बनी नहीं थी। फेडरेशन तब होता है जब यूनियन और स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर जो सिस्टम बनाई जाती है उसको फेडरेशन कहते हैं या उस फेडरलिज्म कहते हैं। अब ऐसी हमारे यहाँ तो ये कंडीशन है नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाई गई है स्टेट्स और यूनियन के बीच में। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो नेचर है, वो जो नेचर है ना, वो ये शो करता है कि ये फेडरल नेचर है। इसकी वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को फेडरेशन, हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कहते हैं कि ये हमारे यहाँ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। अब जो कौन सी ऐसी नेचर है जिससे कि लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है? जो फर्स्ट नेचर है वो है टू स्टेट्स। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया: स्टेट लिस्ट,
यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंटर अपना वो लॉ बनाती है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट लिस्ट अपना लॉ बनाती है, कानून बनाती है। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों ही लॉ बनाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये फेडरल नेचर को शो करता है, क्योंकि जब टू गवर्नमेंट्स होंगी तभी तो ये सिस्टम होगा। और फेडरलिज्म में होता क्या है, अगर आप यूएस में जाएं तो वहाँ पे फेडरलिज्म है, सेंटर की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में पावर डिवाइड है। तो ये जो नेचर है ये फेडरल नेचर है। तो इसकी वजह से हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, क्योंकि बाई कैमरलिज्म में एक टू हाउसेस होंगे, एक तो लोअर हाउस जो इलेक्टेड होंगे मेंबर वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और वो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जो दूसरी हाउस होएगी वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट, एक हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट है, एक हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं जिसे लोकसभा कहते हैं वो है। तो अब अगर कोई भी कानून बनाना हुआ पार्लियामेंट में तो दोनों ही हाउसेस मिलके उसको कानून बनाती है। तो इसमें जो स्टेट की जो वॉइस है जो वो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जब स्टेट ऑफ काउंसिल है जो राज्यसभा है वो तो वहाँ तो सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उनके इलेक्शन में वहाँ के जो एमएलए पर्टिकुलर स्टेट के एमएलए वो लोग वोट करते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के होंगे। तो इसकी वजह से ये जो फीचर है ये फीचर फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का। तो ये एक जो थर्ड नेचर है जो कि शो करता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, वो ये है स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी। अगर स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी नहीं होगी तो अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है स्टेट और सेंटर के बीच में तो उसको डिसॉल्व कहाँ किया जाएगा। उसको डिसॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। तो ये जो नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल नेचर है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का। उसके बाद हमारा और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमारा ये जुडिशरी हो गई, जुडिशियरी, ये थर्ड फेडरल नेचर है, थर्ड फेडरल नेचर। फोर्थ फेडरल नेचर जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है माय फ्रेंड, इसको अमेंड करना इतना आसान नहीं है। और ये रिजिडिटी की वजह से, और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सॉवरिन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट सॉवरिन नहीं है माय फ्रेंड। इसकी वजह से ये जो नेचर है ये फेडरल नेचर है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर लेगी, वो सॉवरिन नहीं है। सॉवरिन नहीं होने की वजह से उसके पास जो सुप्रीम पावर है वो नहीं है। सुप्रीम पावर किसके पास है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को भी पावर दी गई है। उसको इसे अमेंड करने के लिए दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है ना माय फ्रेंड, तो वहां पे लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल पावर है, इक्वल पावर, बिल्कुल इक्वल, न दाएं न बाएं, बिल्कुल इक्वल। जितनी पावर राज्यसभा के पास उतनी ही पावर लोकसभा के पास है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल, कंप्लीटली फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन कैसे आती है? ये कंट्राडिक्शन आती है क्योंकि हमारे जैसे हमारे प्रोविजंस की वजह से, हमारे जो
कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें दी गई हैं हम उसके बेस पे कह रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अगेंस्ट फेडरलिज्म है, अगेंस्ट फेडरल नेचर है। तो अब वो कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो कि अगेंस्ट फेडरलिज्म है, बताएं। फर्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ स्टेट की सेपरेट सिटीजनशिप नहीं होती है, इंडियन सिटीजनशिप होती है। एक बारी अगर किसी के पास इंडियन सिटीजनशिप है, वो किसी भी स्टेट में जाए उसको वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए बोला नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप यूएस में जाते हैं तो वहाँ पे स्टेट की सेपरेट सिटीजनशिप होती है और सेंटर की सेपरेट सिटीजनशिप होती है। तो ये जो है अगेंस्ट फेडरलिज्म है। जो दूसरा सिस्टम है वो है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब कि हमारी जो जुडिशरी है, यूएस में अगर हम जाएं, यूएस की जुडिशरी जो है ना, वो स्टेट की जुडिशरी और यहाँ पे सेंटर की जुडिशरी, ये दोनों पैरेलल चलती है। अगर यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ये सेम हायरार्की इधर भी चलेगी। यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। अब इनके पास यहाँ पे जो लीगल सिस्टम, यहाँ जो लिटिगेशन चलेगा, वो स्टेट जो लॉ होंगे, जो स्टेट वहाँ की लेजिस्लेशन, वहाँ की जो पार्लियामेंट, जो स्टेट की असेंबली है, जो वहाँ पे लॉ बनाती है, वो उसकी डीलिंग होती है स्टेट कोर्ट्स में। और जो सेंटर लॉ बनाती है, जो वहाँ की सीनेट और वहाँ की जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वो उसकी जो लिटिगेशन चलेगी वो इस हायरार्की, इस कोर्ट्स में चलेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं है माय फ्रेंड। ये हमारे यहाँ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और इसकी वजह से ये जो नेचर है वो अगेंस्ट फेडरलिज्म है। अब फोर्थ जो नेचर है, गवर्नर, हमारे गवर्नर साहब जो स्टेट में होते हैं, दे आर अपॉइंटेड, जो सारे स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, बाय द प्रेसिडेंट, एंड दे आर हेड ऑफ द स्टेट। तो ऑफ कोर्स अगर स्टेट का जो हेड है वही अगर सेंटर से अपॉइंट किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वहां पे उसको, वो फेडरल नेचर नहीं है, वो अगेंस्ट फेडरल नेचर है। एंड द फोर्थ नेचर जो कि इसका अगेंस्ट फेडरल नेचर का है, वो है आईएएस ऑफिसर्स। आप जो कल आज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कल आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ये इनकी ट्रेनिंग तो सेंटर लेती है, इनकी अपॉइंटमेंट भी यूपीएससी के थ्रू होती है, और ये अपॉइंट कहाँ होते हैं? स्टेट में होते हैं माय फ्रेंड। आप ट्रेनिंग यहां ले रहे हैं तो आप में हो सकता है कि सेंटर की बाइसनेस हो, आप स्टेट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट फेडरल नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये था हमारा फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम नेक्स्ट फीचर है। अब ये जो पार्लियामेंट्री फीचर है, नॉर्मली ये बोला जाता है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने यूके से अडॉप्ट किया है। ऑफ कोर्स हमारी जो पार्लियामेंट्री फीचर्स है वो हमने यूके से ही अडॉप्ट किया है, लेकिन आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कि ये थोड़ा डिफरेंट भी है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें होता क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे पहले तो
जो हेड होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो हेड ऑफ कंट्री होता है, वो नॉमिनल होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, उनके पास रियल पावर नहीं होती। लाइक हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के। क्योंकि अगर आप यूके में ले तो वहाँ के जो क्राउन है वो भी नॉमिनल हेड ही होते हैं स्टेट के। रियल जो पावर होती है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट नहीं होते हैं। ये सेम चीज़ हमारे यहाँ है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, ये होते हैं नॉमिनल। ये प्रेसिडेंट साहब हमारे यहाँ नॉमिनल होते हैं। एंड द सेकेंड पार्लियामेंट्री फीचर का जो सेकेंड पॉइंट है वो है मेजॉरिटी। जो गवर्नमेंट होती है वो मेजॉरिटी पार्टी की होती है। जिस पार्टी की पार्लियामेंट में, लोकसभा में, लोअर हाउस में मेजॉरिटी होती है, उसी की गवर्नमेंट बनती है। तो ये यूके में भी जाए तो वहाँ भी ये सेम सिस्टम है। जिनकी मेजॉरिटी होती है उनकी गवर्नमेंट बनती है। इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, जिनकी मेजॉरिटी होती है उनकी गवर्नमेंट होती है। लेकिन ये सेम चीज़ यूएसए में एप्लीकेबल नहीं होता। हो सकता है कि वहाँ के की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो लोकसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे किसी दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी हो और जो सेंटर में कंट्री का प्रेसिडेंट कोई और हो। क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सेपरेटली होता है और उनके जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो डिफरेंट सेपरेट उनका इलेक्शन होता है। तो वहाँ पे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट जिस पार्टी का इलेक्ट हो गया वो उस कंट्री का प्रेसिडेंट होगा। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। अगर अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो और जो हाउस का लीडर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो ही इज द लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। खैर, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम सेंटर और स्टेट पढ़ाएंगे, सेशन लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। और ये इसके बाद जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मिनिस्टर कुछ और बोल दे और दूसरा मिनिस्टर कुछ और बोल दे। अगर गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ें होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जाती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड दे आर हैविंग राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेस। वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं और वो राज्यसभा में भी बोल सकते हैं, और दोनों हाउस के मेंबर एलिजिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए, इंक्लूड होने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूके बेस्ड है, लेकिन सारी चीज़ें यूके बेस्ड नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट है यूके से। हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है वो ऑफ कोर्स हमने यूके से अडॉप्ट किया, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफरेंट है यूके से, वो ये है कि वहाँ पे जो क्राउन है उनकी इलेक्शन नहीं होती। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। मीन्स हम रिपब्लिक हैं, दे आर नॉट रिपब्लिक। एंड द सेकेंड थिंग, जो हमारी पार्लियामेंट है और उनकी जो पार्लियामेंट है, यूके की पार्लियामेंट
सॉवरिन पार्लियामेंट है, उनके पास सॉवरिनिटी है, उनके पास सुप्रीम पावर है। मतलब एक कहावत है वहाँ पे कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यूके की पार्लियामेंट है, वो मैन को वुमेन ना बना के सारी चीज़ें कर सकते हैं वो लोग। कहने का मतलब कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो जो भी एक्ट पास कर दे वो रूल ऑफ लॉ होगा उस कंट्री के लिए, उसको कहीं भी चैलेंज नहीं की जा सकती, ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशरी के किसी भी लेवल पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सेम चीज़ हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। हमारे यहाँ जो सुपरमेसी है वो किसकी है? वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। तो ये डिफरेंस है हमारा यूके से। तो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब नेक्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली इसको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। ये एम लक्ष्मीकांत सर में की बुक में ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक अपने तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ। जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है यूके में, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है वो यूएस में है। और यूएस में क्यों है? वहाँ पे जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किस बेसिस पे किया जा सकता है? एक्चुअली ये सेम चीज़ हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट में कुछ ऐसा कुछ कानून बनता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है अंडर आर्टिकल 13। लेकिन ये जो यूएस में है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमने तो फंडामेंटल राइट, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जिससे कि हमारी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रही है, तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। लेकिन यूएस में क्या है कि वहां पे अगर कुछ भी ऐसी कोई लॉ बनता है या कोई कानून बनता है जो कि अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस होता है, तो उस ग्राउंड पे भी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जो यूके में है, जो प्रोसेस है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। Once a procedure is established by the law, it cannot be challenged anywhere, even in the Supreme Court. मतलब कि जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो सुप्रीम है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, एक्चुअली हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को ही इंक्लूड कर लिया है। अगर आप आर्टिकल 21 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें जो थ्रू दिस आर्टिकल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। और वही अगर हम आर्टिकल 13 में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि कोई भी लॉ या कानून ऐसा है कि अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 21 में कहते हैं कि जो हमारी लिबर्टी है वो कटेल की जा सकती है बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। जो लिबर्टी हमें मिला हुआ है उसको पार्लियामेंट से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब लेकिन अभी का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी जो जर्नी है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ से होते हुए अब हम ड्यू प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब से मेनका गांधी केस आया तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस नहीं होना चाहिए, और सिर्फ लॉ बना देने से ही नहीं होगा, उसमें प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है। मेनका गांधी में डिस्कस करूंगा जब आर्टिकल 21 में जो सेशन में लूंगा उसमें डिस्कस करूंगा।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है हमारा, जो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी और पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ से डायरेक्शन ही चेंज हो गया था। खैर, तो अब यहाँ पे एक्चुअली हमारे कंट्री में मिक्सचर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। और आप उसको दूसरे टर्म में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ आर्टिकल 21, और ड्यू प्रोसेस को भी हमने आर्टिकल 13 से हमने अडॉप्ट कर लिया। बाद में ये चीज़ें एनलार्ज हो जाती है, ड्यू प्रोसेस तो ये एनलार्ज हो जाती है और हम ड्यू प्रोसेस की तरफ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय से हम ड्यू प्रोसेस की तरफ चल रहे। अब जो नेक्स्ट फीचर है, ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये जो भी टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर ले और ध्यान में रखें, क्योंकि आगे मैं ये सेम चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब समय नहीं रहेगा, सेम चीज़ को हम बार बार डिफाइन और डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये टर्म्स जितने भी हैं ना वो आगे के सेशंस में यूज़ करूँगा। तो अगर मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, तो आप इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से समझ भी लेना और याद रखना। ओके, जो नाउ द नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टेट की और सेंटर की अलग अलग जुडिशरी नहीं है। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे के, अगर मैं इसको अपना जुडिशल सिस्टम को करूँ तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये हमारा हाई कोर्ट हो गया और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनके पास पावर है यूनियन लॉ को भी डील करने की और स्टेट लॉ को भी डील करने की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ऑफ कोर्स इसकी अपील जाती है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो अब इन सबों के पास दोनों ही लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर है। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऐसे है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 50 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना के रखें। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी दिए गए हैं, आर्टिकल 2 to 4 आर्टिकल 1 to 4 एंड आर्टिकल 217। आर्टिकल 1 to 4 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है थ्रू प्रेसिडेंट। अभी कॉलेजियम सिस्टम आ गया, कॉलेजियम सिस्टम मैं डिस्कस करूंगा। और इनकी जो रिमूवल होती है वो रिमूवल का प्रोसेस है, और वो रिमूवल ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। उसको रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, नोटिसेस देने होते हैं, काफ़ी वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो उनको रिमूव इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। ये सारी प्रोविजंस इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि हम अपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना सकें। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट अपने तरीके से अगर उनको जुडिशरी उनके फेवर में डिसीजन नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी लिटिगेंट तो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ही है। और गवर्नमेंट इतनी बड़ी लिटिगेंट है, अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई तो फिर तो जो हमारे इंडियंस हैं हम लोगों की तो भी बंटाधार, फिर हम लोगों को हमारे कुछ राइट्स ही नहीं रह जाएंगे। गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी चाहेगी वो प्रॉपर्टी अपने पास एक्वायर कर लेगी, या जो चाहेगी जैसा भी उनको चाहिए होता है वो चीज़ें वो कर लेंगे। किसी को अगर नौकरी से हटाना है नौकरी से भी हटा देंगे। तो हमारे देश में सबसे बड़ी लिटिगेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही सबसे बड़े लिटिगेंट है। तो अब इसकी वजह से उनको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो इंडिपेंडेंट हो गई। अब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है माय फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है हमारी एग्जीक्यूटिव से, हमारी गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे इंडिपेंडेंट है? तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर्टिकल 233
233, 234 एंड 235। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है वो 233 में होती है। इस आर्टिकल में अपॉइंट तो गवर्नर साहब करेंगे, लेकिन उसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के लिए। और जो मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 234 उसमें वहाँ की जो स्टेट सिविल सर्विस कमीशन होती है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो हाई कोर्ट करती है उस पर्टिकुलर स्टेट की। इवन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनकी भी जो फाइनल सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें हाई कोर्ट वहाँ की करती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 235, इस आर्टिकल में माय फ्रेंड हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है कंट्रोल करने की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अगर इनको रिमूव भी करना हुआ तो इनके बिना मर्जी से ये इनको रिमूव भी नहीं किया जा सकता। तो ये हाई कोर्ट ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, अब जो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर में आ गई तो ये भी इंडिपेंडेंट। तो हमारी जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है और इसकी पूरी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है ताकि हमारी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहे। अब जो नेक्स्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, रिट फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और ये पावर हाई कोर्ट को भी है। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट या किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट में भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 पार्ट 3 का एक पार्ट है, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते हैं, चूंकि इतना बड़ा देश है, सुप्रीम कोर्ट एक दिल्ली में है, तो आप उस स्टेट के हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है। तो ये फोर्सिएबल है। सुप्रीम जब फंडामेंटल राइट करेंगे तो ये एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, तो पूरी दिन ख़त्म हो जाएंगे और शायद ये चैप्टर ख़त्म ना हो। तो फंडामेंटल राइट जब मैं करूँगा तो इसको पार्ट में डिवाइड करके हम इसको कवर करेंगे। सेकंड फीचर है डीपीएसपी। जो हमने अडॉप्ट किया था वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। या सोर्सेज में मैं एक चीज़ मिस कर गया, वो ये चीज़ थी कि यूएस और यूके से तो हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से भी हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया। जैसे डीपीएसपी हमने आयरलैंड की कोर्ट से अडॉप्ट किया है, फिर हमने जर्मनी से हमने एमरजेंसी को अडॉप्ट किया है, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है, फिर जापान से हमने अपना जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, वो हमने जापान से अडॉप्ट किया है। कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो फेडरलिज्म, जो हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया वो कनाडा से किया है। तो आप उसको सोर्सेज में इसको इंक्लूड कर ले, मैं वो जब सोर्सेज कर रहा था उस समय मिस कर गया। तो ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हमने फॉर द स्टेट, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? ये हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। और आर्टिकल 37 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब कि अगर डीपीएसपी पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट केस हुआ था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस हुआ था डीपीएसपी पे, वो केस था डोरायराजन केस। हम डिस्कस करेंगे इस केस को डिटेल में। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट इज स्ट्रॉन्गर दैन डीपीएसपी। बाद में मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि क्योंकि बीच में कुछ डेवलपमेंट हुई थी, इंदिरा गांधी मैडम ने कुछ अमेंडमेंट किए थे जिसमें कि डीपीएसपी को काफ़ी ज़्यादा
प्रायोरिटी दिया था ओवर द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बोला था कि हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकते हैं। उनके पास ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अमेंडमेंट करके ऐसी प्रोविजन डाल दिए थे। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स है ये तो जस्टिसेबल राइट है, और ये जो डीपीएसपी है ये भी नॉन जस्टिसेबल राइट गिवन टू द सिटीजन है। ऐसा नहीं है कि ये डीपीएसपी सिर्फ आपकी ये डायरेक्शन है गवर्नमेंट की, ये एक राइट है जो कि नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये भी एक राइट है। और दोनों ही राइट को हम बड़ा छोटा नहीं कह सकते हैं, दोनों ही राइट हमारे सिटीजन्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। तो दोनों में ही राइट्स हैं, एक जस्टिसेबल है एक नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मतलब कि आप उसके लिए उसको इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट में, और जो नॉन जस्टिसेबल है उसके लिए आप कोर्ट में इन्फोर्स उसको नहीं करा सकते। अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44 सिविल आर्टिकल 44 उसको कहते हैं, टर्म याद नहीं आ रहा है, बहुत ही खैर मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं आर्टिकल जो कि वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है, वो उसके लिए आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसको एनफोर्स करना है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलर वी आर अ सेकुलर कंट्री। हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया वो सेकुलरिज्म को हमने अडॉप्ट किया है। अब एक्चुअली ये जो टर्म है सेकुलर टर्म है ये 42nd अमेंडमेंट के बाद अडॉप्ट किया गया और इंक्लूड किया गया। एक्चुअली हमारे प्रीएम्बल में इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेकुलर हो गए आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, उसके पहले भी हम सेकुलर थे। इस 42nd अमेंडमेंट ये जो टर्म है ना, ये टर्म इंक्लूड किया गया था प्रीएम्बल में, उससे पहले भी हम सेकुलर थे। सेकुलर अब बोलेंगे कि हम सेकुलर कैसे थे जब ये टर्म ही नहीं लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम सेकुलर कैसे थे? तो ये टर्म हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने ये टर्म इसलिए इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इस टर्म को यूज करते तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता हमारे यहाँ, क्योंकि ये जो टर्म है वो इन्वेंट हुई थी और ये जो इस टर्म को यूज करना सबसे पहले वेस्टर्न कंट्री में ये शुरू हुआ था। वेस्टर्न कंट्री में शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो चर्चेज हैं, जो चर्च का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक टर्म लाया गया सेकुलर कि भाई चर्च को आप गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस टर्म का एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में समझे और अंडरस्टैंड करेंगे तो द डाइवोर्स बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। लेकिन ये सेम डेफिनेशन हमारे कंट्री में एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि हम सेकुलर हमेशा से थे, हमारा नेचर ही सेकुलर नेचर है। सेकुलर नेचर है मतलब कि, और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें डाली गई हैं वो डाइवोर्स बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट नहीं है। हम तो सारे जितने भी धर्म हैं उसको समान भाव से देखते हैं और सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, और ये हमारी संस्कृति है जो कि हजारों सालों से ये कंटिन्यू है। तो हमारे यहाँ ये ऐसा ये जो टर्म है ये बाद में, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, बाद में इस चीज़ को धर्म निरपेक्ष बोलने लग गए, क्योंकि हम जो है ना, जब ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जब हमारे देश में आया तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और क्रिश्चियनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एक कह सकते हैं उसको, उन्होंने धर्म बोला। एक्चुअली हमारे यहाँ जो धर्म का कॉन्सेप्ट था वो हमेशा कर्तव्यों से डिफाइन होता था। अगर हम बोलते हैं कि मुझे धर्म करना है, मुझे एक धार्मिक इंसान बनना है, तो आपके जितने भी ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप पुत्र हैं तो आपको पुत्र धर्म का वाहन करना पड़ेगा, आपको पुत्र धर्म जो
जितने भी कर्तव्य होते हैं जो एक पुत्र को करना चाहिए, अगर वो सारी चीज़ों को करते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। पिता हैं तो पिता के लिए एक धर्म है, गुरु शिष्य उनके अलग अलग धर्म है, पत्नी की अलग धर्म है, माता पिता की धर्म अलग धर्म है। तो ये जब आप सारे ड्यूटीज़ को जब परफॉर्म करने लग जाते हैं तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली धार्मिक बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब ये जो रिलीजन नहीं कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे कंट्री और दूसरे कंट्रीज में जब ये जाने लग गए तो कहीं ना कहीं धर्म का रूप बदल गया। धर्म का रूप बदल गया कि आप एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप धर्म कर रहे हैं, अदरवाइज आप अधर्मी हैं, काफिर है। अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं, मतलब कि आप धर्म नहीं कर रहे हैं, आप अधर्म पे हैं। हमारे यहाँ इससे किसी पंथ का लेना देना नहीं था। भले ही आप द्वैतवाद को विश्वास करते हैं या अद्वैतवाद को विश्वास करते हैं, या आप शैव हैं या वैष्णव हैं या शाक्य हैं, आप किसी भी धर्म या किसी भी पंथ को बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले से ये पंथ रही हैं। नागा पंथ को अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर नाथ पंथ को बिलोंग करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, उनके प्रैक्टिसेस, उनकी प्रिंसिपल्स, सारी चीज़ें डिफरेंट है, जो कि अगर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं अभी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जो दूसरे धर्म है उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उनकी प्रैक्टिसेस अलग है, वैसे यहाँ भी नाथ की जो प्रैक्टिसेस है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अगर वैष्णव से उसको कंपेयर करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। शैव की जो प्रैक्टिस है वो वैष्णव से डिफरेंट है। इवन कॉन्सेप्ट भी अगर द्वैतवाद अद्वैतवाद की बात कर ले, ये एक बहुत ही डिस्कशन करने वाली टॉपिक है और काफ़ी बड़ी टॉपिक है, मैं उसमें आप भी नहीं जाऊँगा। आई विल स्टिक टू माई सब्जेक्ट। तो सेकुलरिज्म, तो ये जो टर्म है इसकी वजह से अंबेडकर साहब ने भी इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि हम अंबेडकर साहब को पूरे अच्छे से पता थी हमारे यहाँ सेकुलरिज्म हमारे ब्लड में है। तो उन्होंने प्रोविजंस थे ना, वो सारी प्रोविजंस इंक्लूड कर लिए थे, लेकिन ये टर्म यूज़ नहीं किया था। बाद में कुछ पॉलिटिकल माइलेज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को लेने होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें की जाती है और हर जितनी भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब ये काम करते हैं। तो अब उनकी कुछ कंस्ट्रेंट रही होगी उस समय की जो गवर्नमेंट रही होगी, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रही होगी, तो उन्होंने इस टर्म को इंक्लूड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम पहले से इससे पहले से भी ये टर्म जब यूज हो उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस थे। अब कौन से प्रोविजंस थे? आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 16 इन रिलेशन टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये एक सेकुलर प्रोविजन है। फिर स्पेशल प्रोविजन हमारे यहाँ आर्टिकल 25, 26 स्पेशल प्रोविजन है सेकुलरिज्म के लिए, जो कि फ्रीडम देता है कोई भी धर्म और कोई भी प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए, कोई भी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करने के लिए पूरी फ्रीडम है। टैक्सेस के लिए भी फ्रीडम है, आर्टिकल 27, फिर 29, 30, जिसमें कि जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको प्रिजर्व करने की राइट है। इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की राइट है, अगर आपको ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन उसकी राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं। और फिर इलेक्शन, जब हम वोट करते हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है हमारे यहाँ। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थी, इसका मतलब कि हम पहले से सेकुलर थे। सिर्फ 42nd अमेंडमेंट में ये टर्म यूज़ किया गया, अदरवाइज और भी कुछ चीज़ें ऐसी सेकुलर जो प्रोविजंस है वो कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ ये टर्म इंक्लूड किया गया। लेकिन हम ये टर्म इंक्लूड होने से पहले से सेकुलर थे। तो नेक्स्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इलेक्शन, ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था अंबेडकर साहब और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो 6 to 7% थी। और कोई भी कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो सफल होने के लिए सबसे जो बेसिक
रिक्वायरमेंट है वो है वहाँ की एजुकेशन, क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो जो इलेक्शन में वोट है ना, वो एक गलत तरीके से वोट कास्ट करके चले आएंगे। और ये चीज़ें हमारे कंट्री में बहुत लंबे समय तक रहा है और अभी भी रहा है। कहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं और आप वोट इसलिए देते हैं कि आप वो जो कैंडिडेट है वो आपकी जाति का है या आपके धर्म का है या आपके संप्रदाय का है या ऐसी चीज़ें जिसका कि डेवलपमेंट कंट्री से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि डेमोक्रेसी फेल होने की चांसेस होते हैं। तो जब ये चीज़ें अडॉप्ट कर रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज़ की बहस हो रही थी, तो ये बोला गया कि यार हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है, आगे की जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे वो वोट जो है ना, और जो हमारी जनता है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी कि भाई हमें वोट डेवलपमेंट पे करना चाहिए, इश्यूज़ क्या क्या जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री के, हम उस इश्यूज़ पे वोट करें या फिर कास्ट, रिलीजन और दूसरी चीज़ों पे वोट करें। तो ये एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन था हमारे फाउंडिंग फादर के माइंड में। और उस समय के जो दूसरे थिंकर्स थे वो उनका अपना ओपिनियन भी था कि ये जो डेमोक्रेसी है ना ये फेल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हम लोगों पे विश्वास किया कि नहीं कोई बात नहीं है, हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी देंगे, सबको सब सारे वोट कर सकते हैं, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबको वोटिंग राइट हम देंगे। और जब ये चीज़ें इंक्लूड की गई थी तो उस समय, जब मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, उस समय भी इतने बड़े देश में और इतनी जनसंख्या वाली देश में, उस समय भी हमारे देश की अगर डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी वर्ल्ड में थे उस समय हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। तो सब इतने बड़े पॉपुलेशन में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल से, उस समय 21 साल था, बाद में 18 साल हो गया, तो इतने लोगों का इलेक्शन कंडक्ट कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी हेक्टिक ड्यूटी थी। और सबसे बड़ी चीज़ हमें सैल्यूट करना चाहिए हमारे इलेक्शन कमीशन, जो कि उस समय से लेके आज तक इतने ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करने के बावजूद भी बहुत सफल तरीके से इलेक्शन कराते आ रहे हैं। बीच में कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास का इलेक्शन कंडक्ट कराती है हमारी इलेक्शन कमीशन। क्या तो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था और हम पे फेथ किया हमारे फाउंडिंग फादर ने, हमारी जो हमारे इंडियन पे उन्होंने फेथ किया और हम भी उस चीज़ को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। और आज वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही इलेक्शन कमीशन और आज वही सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधरते जा रही है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आगे और भी बहुत ही अच्छे और भी इसमें सुधार होगा। जो नेक्स्ट फीचर है वो है ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी। इस चीज़ को हमारे प्रीएम्बल में पहले से इंक्लूड है। कोई भी कंट्री को सफल होने के लिए वहाँ पे जो एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुडनेस जो होती है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी, तो फिर वो देश बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसकी वजह से एक जजमेंट आया था, दीपक मिश्रा जी उस समय चीफ जस्टिस नहीं थे, तब वो जस्टिस थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि थिएटर में, हॉल में, जहाँ सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले नेशनल एंथम होगा और सब लोग खड़े होकर नेशनल एंथम को खड़े होकर उनको रेस्पेक्ट करेंगे। एक्चुअली जब दीपक मिश्रा जी ने ये जजमेंट दिया था उसके पीछे ऐसा कोई लोगों ने इसको बहुत अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जब आप इलेक्शन जो सिनेमा हॉल में जब सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट होते हैं, मतलब अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन जब वो खड़े होके जन गण मन जब गाते हैं तो एक जो फीलिंग आती है वो सब में इक्वल फीलिंग आती है। और वो इक्वल फीलिंग आने से के बाद
जो एक ब्रदरहुडनेस की जो फीलिंग आती है, जो फीलिंग ऑफ कनेक्शन आती है, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ये कनेक्शन स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने ऐसा जजमेंट किया था। मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ब्रदरहुड होना, फैटर्निटी सोसाइटी के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, चाहे वो हम CAG को ले ले, चाहे इलेक्शन कमीशन को ले ले, या और भी स्टेट कमीशन भी हो गई। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है बॉडीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है। और इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, इनके जो चेयरमैन होते हैं उनको रिमूव करना पार्लियामेंट के लिए इतना आसान नहीं होता, उसके लिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है। तो इनका रोल हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रोल बहुत ज़्यादा है। एंड द लास्ट थिंग इज़ हमारी एमरजेंसी एक्चुअली ये जो प्रोविजंस है एमरजेंसी की, ये हमने लिया था जर्मनी से। ये जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट किया था एमरजेंसी। तो ये जो प्रोविजंस है, ये जो चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया था, इसमें आर्टिकल 252, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ये प्रेसिडेंट रूल होता है, ये प्रेसिडेंट रूल होता है, ये एमरजेंसी होती है। एक्चुअल एमरजेंसी यहाँ पे है। तो इस एमरजेंसी में दो तरीके की एमरजेंसी होती है। एक एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई बाहर की कंट्री हम पे अगर अटैक करती है तो वो उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर होता है नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर करने की। उसके बाद अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको चेंज करके आर्म रिबेलियन कर दिया गया। और एक्चुअली जो उस समय इंदिरा गांधी मैडम ने जो एमरजेंसी लगाई थी, उस चीज़ से बचने के लिए ये अमेंडमेंट में ये चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो ये इमरजेंसी, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, वो आर्टिकल है 355। हाँ, ये इमरजेंसी जो है ये प्रेसिडेंट रूल होता है, राष्ट्रपति शासन लागू कराई जाती है जब स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जब वो रन नहीं होती है, तो वहाँ के गवर्नर साहब प्रेसिडेंट को वहाँ ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं, और उसके ग्राउंड पे प्रेसिडेंट जो है वो, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360। ये जो आर्टिकल है 355 और 355 और 365, क्योंकि मैं पहले 365 आर्टिकल, एक तो जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, इसमें अगर स्टेट की गवर्नमेंट है, अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, वहाँ के गवर्नर साहब ने रिपोर्ट भेज दिया। सेकंड, अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को अंडर आर्टिकल 365, अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को और अगर वो स्टेट उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, तो वहाँ पे सेंटर फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देगी अंडर आर्टिकल 365। तो जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो दो आर्टिकल से इम्पोज किए जा सकते हैं, एक तो आर्टिकल 356 और 365। यहाँ पे आप ना, अगर इसको आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आर्टिकल 356 और 6 को इधर कर दे, 5 को इधर कर दे, तो ये आर्टिकल 365 हो जाएगा। दोनों ही आर्टिकल बिल्कुल सिमिलर है, और ये प्रेसिडेंट रूल के लिए है। जो थर्ड आर्टिकल है 368। अब ये जो आर्टिकल 355 है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अंडर दिस आर्टिकल सेंटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स। इसमें स्टेट को अगर कोई इमरजेंसी, कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है, तो वहां पे उस सिचुएशन से बचने के लिए, मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कंट्री में, तो अब स्टेट बोलेगा कि भाई इस सिचुएशन को ना मैं हैंडल करूंगा,
कोई अगर कोई बहुत स्ट्रांग स्टेट है, उसके पास काफ़ी अच्छे उनकी जीडीपी है, तो वो बोलेंगे कि हम इस चीज़ को डील करेंगे। दूसरा स्टेट बोलेगा कि नहीं मैं इस चीज़ को डील करूंगा। तीसरा स्टेट बोलेगा कि नहीं मैं इस चीज़ को डील करूंगा। तो ये आर्टिकल 55 ना ये क्लियर कर दिया कि भैया अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सिर्फ सेंटर उसको हैंडल करेगा और वो जो डायरेक्शन देगा स्टेट को वो फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है कंट्री पे तो उसमें स्टेट आगे बढ़ के बोलेगी कि नहीं मैं इस चीज़ को इस सिचुएशन को हैंडल करूंगा। तो ये इसकी वजह से आर्टिकल 355 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं जब इमरजेंसी करूंगा तो उसमें काफ़ी डिटेल में ये पूरी सारी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। अब ये जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्रिटिसिज्म भी हम देख लेते हैं कि हमारी जो क्रिटिसिज्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म क्या है। तो इसमें क्रिटिसिज्म तो सचमुच एक्चुअली बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है वो है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें ज़्यादातर लॉयर्स थे। तो लॉयर्स की वजह से इन्होंने लोगों ने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इससे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा लॉयर्स को। लिटिगेशन ज़्यादा क्रिएट होंगे तो लॉयर्स के पास काम आएगा, तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट होगा, और इसकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया जो इनके टर्म्स हैं उसको पढ़ के एक आम आदमी अगर कोई लीगल नहीं है तो वो उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। तो जो डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं भी लॉयर हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जो लॉयर्स होंगे तो वो चीज़ों को जब भी जो लॉयर्स जो भी ड्राफ्टिंग करते हैं, हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं ना तो ड्राफ्टिंग ऐसे करते हैं ताकि हम उसमें कुछ लेकुना ना छोड़ दें। तो उसकी वजह से हम वो सारी चीज़ों को ना सेंटेंसेस यूज़ करके चीज़ों को हम घेरने की कोशिश करते हैं ताकि उससे कुछ बाहर ना निकल सके। तो ये एक लॉयर्स की हैबिट होती है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें, हाँ ऑफ कोर्स लॉयर्स अगर कोई चीज़ बनाएगा, ड्राफ्टिंग करेगा, तो वो एक अलग उसकी ड्राफ्टिंग बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ड्राफ्टिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉयर्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया ताकि इससे लिटिगेशन हो। आप अगर यूएस में जाएंगे तो यूएस सबसे बड़ा लिटिगेंट कंट्री है, वहाँ पे लिटिगेशन बहुत होती है। वहाँ का इतना छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी वहाँ पे लिटिगेशंस इतने हैं। कहने का मतलब कि अगर लॉयर्स को उसमें कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे ना, तो आप उसको छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, वो कहीं से भी उस लिटिगेशन के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल ही लेंगे। उनका काम है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनका काम ही है वो चीज़ें देखना समझना, तो वो कहीं ना कहीं से चीज़ों को अपने तरीके से मोड़ के अपने फेवर में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। कहने का मतलब वो, हम तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते समय उसके फेवर में चीज़ों को मोल्ड करने के लिए सारी कोशिश करते हैं। तो जो लॉयर्स हैं वो कहीं के भी लॉयर्स हैं, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन हो या बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो अगर उनको लिटिगेशन निकालना है तो वो कहीं ना कहीं से भी लिटिगेशन निकाल लेंगे। और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म आता है कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और एडॉप्टेड है, मतलब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं ऑलरेडी इसके लिए डिस्कस कर चुका हूँ कि एडॉप्ट करना अपने अनुसार और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, पूरी दुनिया में यही चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस लोगों, वहाँ की कंट्री के जो लोग होते हैं उनसे एक्सपीरियंस लिए होते हैं, या जो दूसरी गवर्नमेंट होती है, अगर राजतंत्र भी है तो वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो हम उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, हमें जो चाहिए होता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो ऑफकोर्स वो चीज़ें कहीं ना कहीं से तो हम लेके ही आएंगे। तो ये कहना सही नहीं है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। और हम बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हम पे इम्पोज की गई है। नहीं माय फ्रेंड्स, नहीं, हमारे ऊपर डेमोक्रेसी इम्पोज नहीं की गई है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप जब डिस्कस कर रहा था तो आपने देखा होगा कि एक्ट 1850
1858, 1861, 1892, 1909, 1909, 1919, 1935, ये जितने सारे एक्ट्स थे, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे रिक्वायरमेंट्स के अनुसार और जो ब्रिटिशर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये डेवलप हुआ है। और उससे पहले जो कंपनी के चार्टर्स आया करते थे, तो वो भी ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बेस है वो हमारी बेस रखी जा रही थी उस समय। बाद में फाइनली जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, उसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उस सारे बेस का हमने यूज़ किया है, हमें उसका एक्सपीरियंस है। तो वो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम उसके गो थ्रू होने लग गए थे। तो ये डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में इम्पोज नहीं किया गया, ये डेवलप हुई है समय के साथ। खैर, तो सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं प्रीएम्बल डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रीएम्बल अगर आप मिस कर गए तो शायद जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको बाद में उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप उसको मिस मत करिएगा। और इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आगे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे वाले सेशंस को देखने के लिए ये प्रीएम्बल का सेशन जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है प्रीएम्बल का, क्योंकि प्रीएम्बल में वो सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी में है। तो प्रीएम्बल उसमें बहुत कम टर्म्स है, लेकिन वो सारे टर्म्स हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो वो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और कैसा लग रहा है ये सेशन? जो अगर इसमें कुछ डाउट हो या फिर कुछ सजेशंस हो आपके, तो आप कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपके जो डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालें और मैं आपके कमेंट को देख के उसका रिप्लाई करूंगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं उस डाउट को क्लियर करूं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और ये खुशियाँ नहीं, ये तो ज्ञान है। ज्ञान को जितना, नॉलेज को जितना बांटेंगे उतना ही वो दिन दोगुना वो बढ़ता जाता है। तो आप इसको शेयर करें और अपने संबंधी, अपने दोस्तों के ज्ञान को भी बढ़ाएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।